साउंड के इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डज साउंड प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रीच योर ईयर? साउंड प्रोड्यूस हुई, हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? आपको मालूम है साउंड इज ऑब्टेन्ड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। यहां पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ। वाइब्रेशन क्या करता है? सेट्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट। पार्टिकल्स ये वाइब्रेट होगा, ये अपने बाजू के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर देगा। ठीक है, तो वाइब्रेट कर देगा तो ये पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, जब ये वापस जाएगा तो ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, रिफ्रैक्शन, रेरफ्रैक्शन। तो कंप्रेशन, रेरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेरफ्रैक्शन। एक पार्टिकल अपने दूसरे बाजू वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर देगा, वो अपने बाजू वाले को वाइब्रेट करेगा, और कंसेक्यूटिव कंप्रेशन रेरफ्रैक्शन होते हुए हमारे कान तक पहुंच जाएगा। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट एक्सर्ट्स फोर्स। ये फोर्स अप्लाई करेगा किसके ऊपर? बाजू वाले एडजेसेंट पार्टिकल के ऊपर, जो अपने बाजू वाले को वाइब्रेट कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। इस तरीके से ये हमारे कानों तक साउंड प्रोड्यूस पहुंच जाएगा। ठीक है, ये फिगर देखिए, फिगर इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, वो क्या करेगा? अपने बाजू वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देगा, वो भी वाइब्रेट होने लगेगा। तो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन रेरफ्रैक्शन बनेगा, और जब तक कि हमारे कान तक नहीं पहुंच जाता। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। सेम वही, स्कूल बेल में हम क्या करते हैं? पहले जो रॉड से हिट करते थे, मैन्युअली हमने उसको हिट किया। इलेक्ट्रिक बेल है तो एक बॉब आके उसको हिट करती है, तो वो क्या करेगा? वो जो बेल है वो वाइब्रेट करने लगेगा। वाइब्रेट करने लगेगा, आपको मालूम है एट पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करते, पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते, वो अपने बाजू वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर देते हैं। ठीक है, और इसके पहले जो हमने फिगर पढ़ा है वो एग्जैक्टली सेम फिगर। जब भी कोई डिस्टर्बेंस होगा, वो अपने बाजू वाले पार्टिकल को वाइब्रेट कर देगा, वो अपने बाजू वाले को वाइब्रेट कर देगा। कंप्रेशन, रेरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेरफ्रैक्शन, इस तरीके से वो साउंड हमारे कानों तक पहुंच जाएगा। Why are sound waves called mechanical waves? मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिसे प्रोपोगेशन के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। लाइट वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन साउंड वेव्स को पड़ती है। साउंड वेव्स नीड मीडियम, सो वी कॉल द साउंड वेव्स एज मैकेनिकल वेव्स। Suppose you and your friend are on moon, will you be able to hear? Answer is no. क्यों? Sound requires medium for propagation. मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, there is vacuum, है ना? So sound cannot travel through vacuum, उसमें एक मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ तो मीडियम चाहिए। और क्योंकि मून पे मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। Which property determines loudness and pitch? हम पढ़ चुके हैं loudness is determined by amplitude। आपने देखा दो साउंड के यहाँ पर वेव्स बने हुए हैं, एक का एम्पलीट्यूड कम है और एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। जिसका एम्पलीट्यूड कम है, एम्पलीट्यूड समझ रहे हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जिसका एम्पलीट्यूड कम है वो साउंड कैसा होगा? सॉफ्ट। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो साउंड कैसा होगा? लाउड। तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट होता है पिच। पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला फिगर। आपने देखा दोनों वेव्स में, फर्स्ट वाले में कितने वेव दिख रहे हैं आपको? 2 कंप्लीट वेव, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वेव्स। टोटल डिस्टेंस दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हम बोलते हैं उसकी
पिच ज्यादा है, ऐसा साउंड बहुत दूर तक सुनाई देगा। ठीक है, सो कैन यू गेस विच साउंड हैज हायर पिच, गिटार या कार हॉर्न? तो अंडरस्टूड है कार हॉर्न, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, दूर तक सुनाई देती है। व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, सब डिटेल में हमने नोट्स में पढ़ चुके हैं। मेन फिर से एक बार देख लीजिए। मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर विच द साउंड रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द वेव। मिनिमम डिस्टेंस यहां से स्टार्ट हुआ ओ से और वाइब्रेट होकर ये ए पर आके खत्म हो गया और इसके बाद फिर रिपीट होने लगा। देखो स्टार्टिंग बिल्कुल रिपीटिशन है सेम। तो मिनिमम डिस्टेंस जिसके बाद एक वेव अपने आप को रिपीट करने लगे, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। देखिए यहां से यहां तक भी वेवलेंथ है। एक क्रेस्ट से क्रेस्ट भी वेवलेंथ होता है और एक ट्रफ से ट्रफ भी वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ तीन तरीके से निकाल सकते हैं, ओ से ए और क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ। दिस इज वेवलेंथ denoted by Greek letter called lambda and the SI unit is meter. Length है ना, wavelength, length मतलब unit meter. Frequency, number of vibrations per second, एक सेकंड में जितने बार वाइब्रेट कर जाए। मान लो एक सेकंड में 100 बार वाइब्रेट कर रहा है तो हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो कुछ बुक्स में उसका जो डिनोट करते हैं बाय एफ, अदरवाइज अदर बुक्स में आपको दिखेगा ये न्यू। वी को ऐसा थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, यहाँ पर कर्व कर देते हैं न्यू। ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज। टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट वेव टू पास इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक पूरी वेव पास होने में जितना टाइम लगा, यहां से यहां तक जितना टाइम लगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड जितना भी टाइम लगा वन कंप्लीट वेव को पास होने में, वो उसका होता है टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। एसआई यूनिट इज सेकेंड, टाइम है तो सेकेंड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। ये है ओरिजिनल पोजीशन, ये जो बीच में जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, इससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, हाउ आर दे रिलेटेड टू स्पीड? आपको बेसिक फॉर्मूला मालूम है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह अगर मैं v लिख दूं वेलोसिटी, डिस्टेंस की जगह मैं लिख दूं लैम्डा, वेव की लेंथ, और टाइम को मैं टाइम पीरियड रहने दूं, तो ये आपका रिलेशन हो गया किसके बीच में, v लैम्डा और t के बीच में। और आप ध्यान से देखें, v इक्वल्स टू लैम्डा और ये जो t है मैं इसको लैम्डा इंटू 1/t भी लिख सकता हूं। आपको मालूम है 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो नया फॉर्मूला बन गया स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ये दोनों ही फॉर्मूले यूज होते हैं जैसी जरूरत पड़े। ठीक है, न्यूमेरिकल में यूज होगा। भूल जाओ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी मैंने आपको दिखा दिया। कैलकुलेट वेवलेंथ, गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी, और क्या गिवन है, वेलोसिटी। ठीक है, क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला? अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी, v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ। बहुत कॉमन फॉर्मूला है ये, v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लैम्डा, लैम्डा विल बी v अपॉन एफ। v इज व्हाट, 440, f is 220, that is equals to 2 मीटर। आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 हर्ट्ज क्या है ये, फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस 450, बोल रहा है टाइम इंटरवल
तो जैसे उसने बोला टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन, दो सब कंप्रेशन के बीच में, मतलब एक वेव का टाइम पीरियड, तो डिस्टेंस से हमें कोई लेना देना नहीं। आपको पता है टाइम पीरियड इज 1/f, 1/500। आप इसको 2/2 कर दो, so this is 2/1000, 0.002 seconds is the time period। 0.002 सेकेंड में एक वेव निकल जाएगी, और एक सेकेंड में कितने 500 वेव्स निकल जाएगी। आंसर इज 0.002 seconds। Distinguish between loudness and intensity। Loudness is measured in decibel, याद है, decibel। It is the response of the ear, हमें कैसा महसूस हो रहा है, और इट डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी। हर आदमी को कम या ज्यादा जो है परेशान कर सकता है साउंड, कोई एंजॉय कर रहा है, किसी को खराब लग रहा है। इंटेंसिटी इज अमाउंट ऑफ साउंड पासिंग इन 1 सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये कितना, ये यूनिट है 1 सेकेंड में, पर यूनिट एरिया में कितना साउंड पास हो रहा है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी। कोई सेंसिटिव है, कोई इनसेंसिटिव है, किसी को फर्क पड़ रहा है, किसी को नहीं पड़ रहा। इंटेंसिटी उस पर डिपेंड नहीं करता, वो एक यूनिट, ठीक है, वो एक क्वांटिटी। इन द गिवन 3 मीडियम एयर, वाटर, आयरन, डज द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपको मालूम है साउंड एयर में स्पीड कितनी है 346, वाटर में कितनी है 1531, आयरन में कितनी है 5950। अदर बुक्स में थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने मिल जाएगा। एनीवेज, तो साउंड इन आयरन इज द ग्रेटेस्ट। वैसे भी आपको मालूम है कि सबसे फास्ट साउंड ट्रेवल करता है इन सॉलिड, उससे कम लिक्विड और उससे कम गैस में स्पीड होती है साउंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, echo is returned in 3 seconds, given speed is, स्पीड दिया है, हमें क्या फाइंड करना है मिनिमम डिस्टेंस। echo वाला फॉर्मूला मालूम है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2d साउंड जाके वापस आ रहा है, एक सोर्स से गया और टकरा के वापस आया, d गया, d आया, तो 2d, 2 को ट्रांसपोज कर दिया। So it is speed, that is 342 into time, that is 3 divided by 2, 171, 2 से काटा, फिर 15, 3 1 जा 3, 73 जा 51, 513 क्या मीटर्स। सोर्स 513 मीटर दूर है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। echo के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान रखना। ओके, why are the ceilings of the hall curved? भाई सीलिंग कर्व्ड क्यों होती है? सीलिंग कर्व्ड क्यों होती है? ताकि मान लीजिए हम यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये जो साउंड वेव ऊपर जा रही है वो टकरा के सारे ऑडियंसेस तक पहुंच जाए, ठीक है, so that sound after reflection reaches all corner of the hall, सारे ऑडियंस तक पहुंच जाए। इसके लिए सीलिंग को कर्व किया जाता था। ये बहुत पुराने समय की बात है, जब हमारे पास स्पीकर्स वगैरह नहीं होते थे। आज हमारे पास स्पीकर्स हैं, साउंड बॉक्सेस हैं, हर कोने में लगा सकते हैं। What is the audible range? 20 hertz to 20,000 hertz. Infrasonic sound means whose frequency is below 20 hertz. Ultra means above 20,000 hertz. ठीक है, ये सब तो अपन बेसिक शीट में पढ़ चुके हैं। विजुअल देखिए, ये बोलता है कि साउंड जो है 1.02 सेकेंड्स में रिटर्न हो रहा है, और सॉल्ट वाटर जो है उसकी स्पीड भी दी है। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। कौन सा फॉर्मूला? स्पीड इनटू टाइम अपॉन 2
तो स्पीड इज 1531 इंटू टाइम 1.02 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना 780.9 मीटर्स। ठीक है, एक सिंपल डिवीजन है वो आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साउंड, हाउ इज इट प्रोड्यूस। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ गया, तो शायद ये और ज्यादा डिटेल में होगा। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये तो ऐसी ओरल है छोटा सा। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन आर प्रोड्यूस्ड। ध्यान से देखना, फिगर तो यही है जो कॉमन हमने पहले भी यूज किया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स मूव्स फॉरवर्ड, देखो वाइब्रेट करता है ना, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसा ऐसा वाइब्रेट करता है, ऐसा 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 आगे पीछे आगे पीछे। जब आगे मूव करता है तो एयर को पुश करता है, एयर को पुश करेगा तो एयर क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस हो जाएगी तो कंप्रेशन बन जाएगा। फिर जब वाइब्रेट हुआ था आगे, अब वापस भी तो जाएगा, है ना। तो जब वो पीछे मूव करेगा तो वहां पर लो प्रेशर बन जाएगा, उसको बोलते हैं रेरफैक्शन। जब फ्रंट मूव करेगा, जब फ्रंट मूव करेगा एयर को कंप्रेस करेगा, हाई प्रेशर एरिया बनेगा, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। जब ये वापस जा रहा है, मैन मूव्स बैकवर्ड, लो प्रेशर एरिया बनेगा जिसको बोलते हैं रेरफैक्शन। जब साउंड वाइब्रेशन आगे जाएगा, एयर को पुश करेगा, हाई प्रेशर एरिया बन रहा है, ये बन गया कंप्रेशन। जब ये वाइब्रेशन वापस जाएगा, क्योंकि वो आगे पीछे ही तो वाइब्रेट कर रहा, पार्टिकल थोड़ी मूव करता है। जब पीछे की तरफ वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा जिसको बोलते हैं रेरफैक्शन। तो कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, इस तरीके से बनेगा और हमें साउंड जो है वो प्रोपगेट हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। बोलता गिव एन एग्जांपल टू शो साउंड इज रिक्वायर्ड। तो बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट है, आपको याद होगा। एक बेल लिया, जार के अंदर रख दिया, जार जो है एयर टाइट है, एयर टाइट है, लेकिन फिर भी जब आप उसको ऑन करेंगे तो आपको सुनाई देगा, क्योंकि इसके अंदर एयर है। ठीक है, केस नंबर 1। केस नंबर 2, अब आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से आपने वैक्यूम पंप से प्रेशर से पूरी एयर निकाल दी। अब इसके अंदर कोई एयर नहीं है, मतलब कि वैक्यूम है। फिर से आप इसको ऑन करेंगे, लेकिन इस बार सुनाई नहीं देगा। तो ऐसी क्या चीज है जो पहले थी और अब नहीं है? दैट इज एयर। दिस प्रूव्स दैट एयर इज रिक्वायर्ड या मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन। चाहे वो एयर हो, गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड, मीडियम जरूरी है, नहीं तो साउंड प्रोड्यूस तो होगा लेकिन प्रोपगेट, ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, ये वही है, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको समझा दिया। Why is wave, sound wave called longitudinal? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक होता है लाइट वेव। लाइट वेव, इनको हम बोलते हैं, कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब अगर ये प्रोपगेशन का डायरेक्शन इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो पार्टिकल्स वाइब्रेट ऊपर नीचे होते हैं 90 डिग्रीज। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं कि अगर ये है प्रोपगेशन का डायरेक्शन तो ये है उसके वाइब्रेशन का डायरेक्शन, टू एंड फ्रो, जाके वापस अपनी जगह पर। तो इट इज इन द सेम डायरेक्शन, और यू कैन से इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो एयर पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, उसका डायरेक्शन और प्रोपगेशन का डायरेक्शन सेम है। ऐसे ऐसे वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ट्रांसवर्स वो होता है जिसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर। Which characteristics helps you to identify the voice in the dark room? डार्क रूम में भी आप पहचान जाते हैं किसकी आवाज है। The quality is called, characteristics called quality। किसकी वजह से? क्वालिटी, टिम्बरा भी बोलते हैं इसको। हर चीज की एक पिक्यूलियर वेव बनती है।
आप अंधेरे में भी सुन लें तो आप समझ जाते हैं कि फलाना बोल रहा है। या आपके जो सिंगर्स होते हैं, फेवरेट सिंगर्स, आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं आवाज से ही बिना देखे, बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड क्वालिटी और टिम्बरा, क्योंकि अलग अलग तरह की साउंड वेव्स बनती। फ्लैश एंड थंडर आर साइमल्टेनियस, है ना, साथ में ही प्रोड्यूस होगा। थंडर जो है कुछ समय के बाद क्यों सुनाई देता है? थंडर किससे आ रहा है? एयर के थ्रू आ रहा है। साउंड वेव जनरेट हुई, एयर के थ्रू आ रही है 343 की स्पीड से, और जबकि मालूम है लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, वो पहले हमें दिखाई दे जाती है, और साउंड एयर के थ्रू आ रहा है, कुछ सेकेंड्स के बाद फिर हमें साउंड सुनाई देता है। हमें चमक, बिजली में चमकती है ना आसमान में, तो बिजली हमें दिखाई पहले देती है, और 1-2 सेकंड के बाद फिर हमें आवाज सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से काफी कम है। बोलता हियरिंग रेंज जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज है। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज? दोनों की वेवलेंथ निकालने बोल रहा है। तो दोनों की वेवलेंथ निकालने बोल रहा है। वेवलेंथ का फॉर्मूला याद है? हाँ भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितना है? 344। सबका अलग अलग दिया रहेगा, कभी 344 तो कभी 346, उससे कंफ्यूज नहीं होना। न्यूमेरिकल में तो जो दिया उसी से सॉल्व करना। फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है? 20। 2 से काटोगे 172 डिवाइड बाय 10, 17.2 मीटर। किसकी? 20 हर्ट्ज की। और 20,000 हर्ट्ज वाले की फिर से सेम फॉर्मूला, V इज 344 डिवाइडेड बाय 20,000। मैं 20 और 1000 अलग लिख रहा हूं फॉर कैलकुलेशन से। तो आपको मालूम है 344 अपॉन 20, इसको तो अपन पहले ही डिवाइड कर चुके हैं, 17.2 अगेन डिवाइडेड बाय 1000, तो 1 2 3 डेसिमल प्लेस 0.0172 मीटर इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। सेम फॉर्मूला आपको 2 बार लगाना है। बोलता है एक रॉड है एल्यूमिनियम की, और दोनों एंड पर बच्चे बैठे हैं ऑपोजिट एंड्स पर। एक जो है स्ट्राइक करता है, उसको मान लीजिए पत्थर से वो एक एंड पे स्ट्राइक करता है, तो वो दूसरे को सुनाई देगी। एक एयर के थ्रू, दूसरी एल्यूमिनियम रॉड के थ्रू जा रही है। तो आपको मालूम है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड से जाती है, तो एल्यूमिनियम से जल्दी चली जाएगी और एयर से थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो यही बोल रहा है कि रेशियो फाइंड करो, रेशियो ऑफ द टाइम, एयर और एल्यूमिनियम। हमें क्या चाहिए? टाइम इन एयर डिवाइडेड बाय टाइम इन एल्यूमिनियम। ठीक है, तो टाइम निकालें। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन स्पीड पता है। एयर की स्पीड कितनी ले लें? 344 ले लो, 46 ले लो। इक्वेशन नंबर 1 इन एयर। फिर निकालना है टाइम इन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो हमें नहीं पता रॉड कितनी है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एलिमिनेट हो जाएगा। 6420। ठीक। इक्वेशन नंबर 2 क्या करना है? हमें रेशियो चाहिए। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम। एयर में था d बाय 344 और एल्यूमिनियम में था d अपॉन 6420। d से d कैंसिल, ये आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। 18.66 अप्रोक्सीमेटली, 18.67 अप्रोक्सीमेटली अपॉन 1, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18.67:1, ऐसे लिख दो, अपॉन में लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Frequency is 100 hertz. How many times it vibrates in 1
मिनट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। In 1 second, it vibrates 100 times. 100 times. हमें चाहिए 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। क्या करें? 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा? 6000 टाइम्स। 60 सेकेंड्स दैट इज इक्वल्स टू 1 मिनट। तो 1 मिनट में 6000 टाइम्स। 6000 फ्रीक्वेंसी नहीं बोल देना, हर्ट्ज नहीं बोल देना, फ्रीक्वेंसी तो इतनी ही रहेगी, लेकिन 1 मिनट में 6000 टाइम्स वाइब्रेट हो जाएगा। Does sound follow the law of reflection? Yes. और बिल्कुल जैसे लाइट फॉलो करता है रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, तो साउंड में आप लाइट में पढ़ेंगे क्लास 10th में, और प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। आई इज इक्वल्स टू आर, फर्स्ट और सेकेंड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड एंड echo, let the distance, do you hear echo on a hotter day? वो ये बोल रहा है कि टेम्परेचर से कुछ लेना देना है क्या? किसकी बात करें? ये ड्राई एयर और टेम्परेचर इंक्रीज। देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड इंक्रीज हुई, ये डाटा यहां पर जो बता रहा है उस हिसाब से हम वर्क करें। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ? स्पीड इंक्रीज हुई। टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, है ना? स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो साउंड जल्दी सुनाई देगा, एको जल्दी सुनाई देगा। ज्यादा स्पीड से जाएगी, ज्यादा स्पीड से आएगी तो साउंड जल्दी आ जाएगी। टाइम विल डिक्रीज एंड एको विल बी हर्ड सूनर, जल्दी सुनाई देगा। Give to practical application of reflection of sound. मेगाफोन, हॉर्न्स, ट्रम्पेट्स, ये तो एक कैटेगरी हो गई। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज करते हैं, सीलिंग जो है कर्व्ड होते हैं उनके रूफ्स, उसके अलावा सोनार, ये क्या है? उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक न्यूमेरिकल है, देखिए, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ध्यान से देखना, ये टावर है, टावर के ऊपर से हमने स्टोन को गिराया, 500 मीटर हाई टावर ऑन अ पॉन्ड। तो पहले पत्थर नीचे गिरेगा, यहाँ स्टोन के नीचे गिरने का टाइम, जब वो पानी से टकराएगा तब आवाज सुनाई देगी, फिर वो आवाज ऊपर जाएगी, तो स्टोन के फॉल का टाइम और साउंड के ऊपर पहुंचने का टाइम तो अलग अलग चीज। पहले स्टोन गिरेगा नीचे, नीचे गिरेगा तो पानी से टकराएगा, साउंड जनरेट होगा, फिर वो साउंड ऊपर जाएगी। वो पूछ रहा है कि वो ऊपर जो आदमी बैठा है उसको स्प्लैश आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी? दो पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? टाइम ऑफ फॉल। किस फॉर्मूले से निकालेंगे? S is equals to ut plus half kt square। S डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये 0 हो जाएगी। हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 दिया है ना, 10 और टाइम t स्क्वायर, ये कटेगा 5 बार, 5 यहाँ डिवाइड कर दोगे तो 100 इक्वल्स टू 100, t इक्वल्स टू 10। 10 सेकेंड्स में तो सिर्फ ये स्टोन नीचे गिरेगा, पानी से टकराया, आवाज आई, अब आवाज ऊपर जा रही है, आवाज ऊपर जा रही है, कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 500 मीटर। साउंड की स्पीड 340, कितना आएगा? 1.5 अप्रोक्सीमेटली। तो टोटल टाइम तो T1 स्टोन के नीचे गिरने का और T2 साउंड के ऊपर तक जाने का, 10 + 1.5 दैट इज
11.5 सेकेंड्स के बाद वो साउंड ऊपर सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड की स्पीड दिया 399, वेव लेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और पूछ रहा है विल इट बी ऑडिबल। तो स्पीड क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी इट इज वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। वेलोसिटी कितना है 339, लैम्डा मींस 1.5 को मैं 3/2 बोल दूं, 3/2। ये कितने बार कटेगा 113। हाँ, एक और चीज, सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर था तो अपॉन 100 करेंगे तो मीटर, तो अपॉन 100 ये ऊपर 100 भी आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 226 और 2 0, दैट इज 22,600 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से। विल द साउंड बी ऑडिबल, आंसर इज ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिवर्बरेशन। आपको मालूम है कि साउंड रिफ्लेक्ट होता है और डिस्टेंस अगर 17.2 मीटर से ज्यादा हो तो एको भी सुनाई देता है, लेकिन अगर डिस्टेंस 7.2 से कम हो तो एको सुनाई नहीं देता है, लेकिन डिस्टरबेंस होता है। साउंड वहां पर रिफ्लेक्ट कर जरूर रहा है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन होगा। रिपीटेड रिफ्लेक्शन का जो रिजल्ट है उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। हमारी आवाज गूंजती है। अब जो अनडिजायरेबल, एक हॉल में अगर आवाज गूंजती रहेगी तो समझ में नहीं आएगा कुछ, है ना। सामने से जो आवाज आ रही वो आजू बाजू से टकरा के भी आवाज आ रही तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, साउंड को, अनडिजायरेबल साउंड को रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करते हैं, आपने देखा ऊपर फॉल सीलिंग, क्यों, ताकि शॉक जो वेव्स को वो एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्शन ना हो। साइड वॉल्स में फॉल सीलिंग, हैवी कर्टन्स, ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले। नीचे देखिए मैटिंग, ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट ना होने दे। सारे सीट कवर शॉक एब्जॉर्बिंग, तो कहीं से भी रिफ्लेक्शन ना हो। तो क्या बोल रहा है वो, प्लास्टरिंग जो है रफ किया जाता है शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल से, ठीक है। सीट और बाकी सब मैंने आपको बता दिया। सीलिंग, साइड वॉल्स, फ्लोर में मैट और ये सब जो सीट्स होते हैं, कुशन्स, शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनाया जाता है ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब करे। व्हाट इज लाउडनेस, व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा लाउड, ठीक है। लाउड साउंड कैन ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस विथ हाई एनर्जी, बस इतना ही है। जिसका एम्पलीट्यूड कम उसका लाउडनेस कम, है ना। एम्पलीट्यूड समझ रहे हैं ना, ये साउंड की एम्पलीट्यूड कम है, दूसरे की एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो जिसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसका लाउडनेस ज्यादा है, जिसका एम्पलीट्यूड कम वो है सॉफ्ट, वो क्या है, उसकी लाउडनेस कम है, दैट इज सॉफ्ट। हाउ डज बैट यूज अल्ट्रासोनिक। बैट क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करता है, ऐसी वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा ऐसा साउंड जनरेट करता है। वो साउंड जाता है और सामने जो भी है एरिया उसको, उससे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। पेड़ है, दीवार है, तार है, इंसेक्ट्स हैं, वो सब से रिफ्लेक्ट करके वापस आते हैं और वो सुन लेता, उससे वो 3D एक इमेज अपने दिमाग में बनाता है। इसको बोलते हैं इकोलोकेशन। वो लोकेट कर लेता पूरा लोकेशन, जैसे हम देखकर इमेज बनाते हैं, वो साउंड सुन के इमेजेस बना लेता है, कहाँ इंसेक्ट है, कहाँ से मुझे रास्ता है, कहाँ मैं टकरा जाऊंगा, और उस हिसाब से वो फ्लाई करता है। Bat searches for its prey by emitting and detecting ultrasonic waves. High pitch ultrasonic waves
निकालता है, वो ऑब्स्टिकल या प्रे से टकरा के वापस आती है, वो उसको सुन लेता है, इससे उसको एक आइडिया हो जाता है इक्विलोकेशन से कि उसका प्रे कहाँ है, और फिर उसको वो पकड़ लेता है, या ऑब्स्टिकल है तो उससे बच के निकल जाता है। अल्ट्रासाउंड को क्लीनिंग में कैसे यूज करते हैं? कुछ स्पाइरल्स हैं, मान लो ऐसे जिगजैग कोई ट्यूब है, तो उसको कैसे साफ करोगे? कौन सी चीज ऐसे डाल के अंदर साफ कर लोगे? इनएसेसिबल पार्ट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे साफ नहीं कर सकते, डैमेज हो जाएगी, उसको किससे साफ करते हैं? अल्ट्रासाउंड से। हार्ड टू रीच पार्ट्स, स्पाइरल ट्यूब्स, ऑड शेप्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हम लोग क्लीनिंग सोल्यूशन में डालते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी जाकर डस्ट पार्टिकल्स को हिट करती है और वो डस्ट पार्टिकल्स निकल जाते हैं, इस तरीके से वो साफ हो जाता है। वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। तो सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। शिप के नीचे होते हैं ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर जो साउंड वेव्स जनरेट करते हैं, ये साउंड वेव्स नीचे जाते हैं सीबेड से या किसी ऑब्स्टिकल से टकराकर रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं, और एक रिसीवर होता है वो उसको रिसीव कर लेता है। जिस फ्रीक्वेंसी से जो हमने साउंड वेव्स भेजा है उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से नोन है, और कितने टाइम में वो साउंड वापस आया वो टाइम हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो फिर आपको मालूम है कि हम लोग फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला, d इक्वल्स टू s इंटू टी डिवाइड बाई 2, फॉर्मूले से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो मैनुअल तरीका हो गया, अदरवाइज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, गैजेट्स, जो कॉन्स्टेंटली आपको ये बताते रहते हैं कि हम कितने डेप्थ पे चल रहे हैं, या अगर हमारे नीचे कोई ऑब्स्टिकल है, कोई कोई बड़ी फिश है, ब्लू व्हेल आ गई या कोई सबमरीन आ गई, तो भी हमें समझ में आ जाएगा, जैसी डिस्टेंस जो है ग्रेजुअली सडनली फॉल हो जाए। मान लीजिए हम लोग 500 मीटर्स की गहराई पे चल रहे हैं, सडनली 400 दिखाने लगा, है ना, तो जरूर बीच में कोई एक ऑब्स्टिकल है, वो फिश भी हो सकती है, शोल ऑफ फिश भी हो सकती है, ब्लू व्हेल एक सिंगल फिश भी हो सकती है, हो सकता है कि कोई सबमरीन हो, कोई शिपरेक हो अंदर, ठीक है, इससे लोकेट किया जाता है। सोनार में ट्रांसमीटर होता है, डिटेक्टर होता है, ट्रांसमीटर साउंड वेव जनरेट करता है, वो अंदर जाता है और ग्राउंड पे ऑब्स्टिकल को टकरा के वापस आता है, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है, इससे डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। तो आपको मालूम है कि एको का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2d डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हमें क्या चाहिए, स्पीड, तो 2d अपॉन टी, स्पीड इक्वल्स टू 2 into distance 3625 divided by time is 5, ठीक है। आप इसको 2/2 कर लेना तो 5 2 10 हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ, 2 2 4, 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा, 25 4 100, 2 0, 36 4 144, 145 upon 1450 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड आ गई, ठीक है। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 2/2 इसलिए क्योंकि 5 2 10 हो जाता, 10 तो एक जीरो काटने में आसान हो जाता, देखो 14500 आ रहा था, अपॉन 10 एक जीरो काट दिया, कैलकुलेशन इजी। नहीं तो फिर 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना इससे अच्छा कि एक डेसिमल लगा दे। चलिए, मेटल ब्लॉक्स
में डिफेक्ट्स कैसे पकड़ते हैं। मेटल ब्लॉक से एक तरफ से ट्रांसमीटर से साउंड वेव्स जनरेट करते हैं, दूसरी तरफ डिटेक्टर्स होते हैं जो साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। और अगर कभी ऐसी कोई वेव हुई अंदर, मान लो क्रैक है, फ्लॉज हैं, तो ये साउंड वेव आएगी, तो ये यहाँ टकरा के दूसरे साइड जहां पे होल है यहाँ आई और इधर से टकरा के वापस चली जाएगी, तो दूसरी तरफ डिटेक्ट नहीं होगी। डिटेक्ट नहीं होगी मतलब जरूर इसके अंदर कोई फॉल्ट है, कोई क्रैक है। ऐसे मेटल बॉक्स को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, बिल्डिंग में यूज नहीं करेंगे, नहीं तो कमजोर हो जाएगी। ठीक है, वही मैंने जो अभी आपको बताया एग्जैक्टली वही है। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर में है पिन्ना और यहाँ पर है ऑडिटरी कैनाल। यहाँ से साउंड वेव्स अंदर जाती हैं जो जाकर ईयर ड्रम को स्ट्राइक करती है। ईयर ड्रम फिर जो है वाइब्रेशन को पास कर देता है किसको, 3 स्मॉल बोन्स इन द मिडिल ईयर, हैमर, एनविल, स्टिराप। जो एम्पलीफायर का काम करता है, एम्पलीफायर का काम करता है, साउंड को एम्पलीफाई कर देता है, वो पास हो जाता है इन द इनर ईयर। इनर ईयर में कुछ लिक्विड है, कुकलिया, जो वहां पर क्या है, ऑडिटरी नर्व्स हैं। वो नर्व्स सिग्नल को, साउंड वेव्स को कैच कर लेती है और हमारे ब्रेन तक लेके जाती है। तो इस तरह से हम सुन सकते हैं। आउटर ईयर पिना, उसका काम है साउंड को कलेक्ट करना, फिर साउंड वेव्स ऑडिटरी कैनाल के थ्रू जाएगी, वो जाकर ईयर ड्रम से टकराएगी और वो फिर वाइब्रेशन सेट कर देगा किसको, 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर, हैमर, एनविल, स्टिराप, जो एम्पलीफायर का काम करता है, एम्पलीफाई कर देगा। और वो फिर जो है साउंड वेव्स कहाँ चले जाएंगी, इन द इनर ईयर, वो लिक्विड, ठीक है, वहां पर ऑडिटरी नर्व्स हैं। ऑडिटरी नर्व्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैच करेगी और ब्रेन तक पहुंचा देगी। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके सुन लेगा, समझ लेगा कि किस चीज की साउंड है। फ्रीक्वेंसी दिया है 2K, 2000, हाँ फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर। 1000 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर हो जाएगा। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। हमको क्या चाहिए, टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हमें स्पीड पता है, नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे। स्पीड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, और इसमें लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा इज 35 अपॉन 100, फ्रीक्वेंसी इज 2000, 2 जीरो ये कट गए, 700 क्या मीटर पर सेकेंड, इसकी ये हो गई वेलोसिटी। डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, 1500 मीटर। यूनिट्स का ख्याल रखना, डिवाइडेड बाय 700, 2 जीरो तो ये कट गया, 2.1 सेकेंड्स। ओके, फर्स्ट स्टेप में वेलोसिटी निकालेंगे, साउंड की वेलोसिटी, क्योंकि हर मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी होती है ना, हमें नहीं मालूम किस मीडियम में जा रहा है। पहले वेलोसिटी निकालेंगे, सेकंड स्टेप में टाइम निकालेंगे। बोलता है एको इज हर्ड आफ्टर 2 सेकेंड्स और वेलोसिटी है 346। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला s into t by 2, s is 346 into time 2 divided by 2, so this is 346 meter. नेक्स्ट, फिर से हमें डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम डिवाइड बाय 2, स्पीड इज 1531, टाइम इज 4 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय 2, ये कट जाएगा 2 बार, ये हो गया 30 और ये हो गया 61, 60-61 मीटर, 62 राइट, 30-62 मीटर।